आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सीधा प्रसारण, जहां मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में नवनिर्वाचित सरकार, मध्य प्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा था। आपको बता दें कि राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मनोनीत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही दो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे और जैसे ही शपथ ग्रहण किया गया डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया, उनसे हाथ मिलाए और सभी का धन्यवाद दिया। तो इसी तरह मध्य प्रदेश को आज औपचारिक तौर पर नया मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री जो औपचारिक तौर पर उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। ये जो कार्यक्रम है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया, जहां मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। आदित्य श्रीवास्तव हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आदित्य, मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री और एक नया चेहरा मिल चुका है, कितना उत्साह और कितनी बड़ी जिम्मेदारी? आप सभी को बता दें कि अभी मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। मध्य प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जहां डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण करी। साथ ही जगदीश देवड़ा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और राजेंद्र शुक्ला ने भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कराई। आदित्य हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। आदित्य, मध्य प्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा चुका है, नए मुख्यमंत्री मिल चुके हैं डॉक्टर मोहन यादव के तौर पर, एक नया चेहरा और नया मुख्यमंत्री। कैसा है अभी उत्साह का माहौल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया, शिरकत की और सभी का अभिवादन स्वीकार किया और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को अपनी शुभकामनाएं दी। नया चेहरा, नया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिल गया है। विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए एक नया चेहरा अब और मध्य प्रदेश की जनता के सामने आ गया है। जो चीज़ें भाजपा की सरकार ने 2003 के बाद से अब तक लागू की थी, उसी तरीके से अगर देखें तो मध्य प्रदेश में अब उसी कामों को आगे बढ़ाने को लेकर एक और नए चेहरे के साथ अब मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक नया चेहरा होने के साथ साथ ज़मीनी नेता, वो ज़मीनी नेता जो सत्ता और संगठन को समझता है, वो ज़मीनी नेता जो ये जानता है कि प्रशासनिक तौर पर किस तरीके से कसावट की जा सकती है, वो ज़मीनी नेता जो ये जानता है कि किस तरीके से केंद्र की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। और यही होता हुआ अब दिखाई दे सकता है, हम ये मान सकते हैं भावना। साथ ही मोहन यादव की बात करें, डॉक्टर मोहन यादव शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। राजनीति के क्षेत्र में आपने बताया कि ज़मीनी स्तर से वो जुड़े रहे हैं, तो आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में मोहन यादव ने कांग्रेस के उम्मीदवार को 12,941 मतों से हराया है। मोहन यादव ज़मीनी स्तर पर जुड़े रहे हैं और उन्होंने उच्च शिक्षा की जो डिग्री है वो हासिल की है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और उन्होंने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करी। साथ ही उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, आपको डॉक्टर मोहन यादव की राजनीतिक यात्रा के बारे में बताएं तो 1984 में माधव विज्ञान महाविद्यालय से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो सदस्य रहे। 1984 में एबीवीपी उज्जैन के वो नगर मंत्री रहे। 1988 में एबीवीपी मध्य प्रदेश के प्रदेश सहमंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहे डॉक्टर मोहन यादव।
और आज डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। एबीवीपी के प्रदेश के वो अध्यक्ष रहे। 1991-92 में एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी वे काफ़ी सक्रिय नेता रहे हैं। 1993 से 1995 तक वो आरएसएस उज्जैन नगर के सह खंड कार्यवाह रहे। 1996 की बात करें तो आरएसएस के खंड और नगर के कार्यवाह उन्होंने संभाला। भारतीय जनता युवा मोर्चा में विभिन्न पदों पर डॉक्टर मोहन यादव ने काम किया है। 1997 की बात करें तो उन्होंने भाजयुमो के प्रदेश कार्य के वे सदस्य रहे। 1999 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उज्जैन संभाग के प्रभारी वे रहे। और अगर 2000 से 2003 की बात करें तो भाजपा में भी उनका जो कार्य है वो काफ़ी सक्रिय रहा। 2004 में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के वे सदस्य रहे हैं। 2013 में वे पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट के विधायक चुने गए और मोहन यादव ने साल 1982 में राजनीति में कदम रखा और 2011 से 2013 तक मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के वे अध्यक्ष रहे हैं। 2013 से 2016 के कार्यकाल की बात करें तो अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के वह सह संयोजक रहे हैं। 2013 में उज्जैन दक्षिण सीट से वे पहली बार विधायक बनाए गए। 2018 में विधानसभा चुनाव में उसी सीट से वे फिर से निर्वाचित हुए और जुलाई 2020 में पहली बार वे मंत्री बने। शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा मंत्रालय का प्रभार उनको मिला और 2023 विधानसभा चुनाव में उज्जैन दक्षिण सीट से वे तीसरी बार निर्वाचित हुए और आज उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। और आपको सीधा लिए चलते हैं भोपाल, जहां हमारे संवाददाता आदित्य हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि उत्साह का माहौल है और मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री और एक नया चेहरा मिल चुका है। फिलहाल जो है किस तरीके का नया अपडेट है और अब जब उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है तो अब वो जब अपने कार्यालय जाएंगे तो वहाँ किस तरीके का माहौल रहेगा? देखिए, अब बिल्कुल अब बस चार्ज संभालना है उनको मुख्यमंत्री पद का। वल्लभ भवन में जहां पर मुख्यमंत्री का कमरा है वहां वो पहुंचेंगे और वहां जाकर वो चार्ज संभालेंगे। हालांकि मुहूर्त तो देखा जाएगा, उन्होंने कोई मुहूर्त देखा होगा और तभी उस वक्त जो है मोहन यादव वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ ये समझना होगा भावना कि मध्य प्रदेश ने उस मुख्यमंत्री को चुना है। अगर देखें, विधायक दल ने उस मुख्यमंत्री को चुना है जिसके पास प्रशासनिक अनुभव है, जिसके पास संगठन का अनुभव है, जो ये जानता है कि किस तरीके से सत्ता को चलाया जा सकता है, वो ये जानता है कि किस तरीके से तमाम योजनाओं को जमीनी स्तर पर ले जाया जा सकता है और जनता की नब्ज आखिर किस तरीके से होती है, ये वो व्यक्ति जानते हैं। और यही वो कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता भी उत्साहित है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी उत्साहित है, क्योंकि उनके बीच का एक चेहरा है। कोई पैराशूट लैंडिंग नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है, उन्हीं के बीच का चेहरा जो है वो यहाँ पर सामने निकल कर आया। आशीष मेरे साथ हैं। आशीष, कैसे अब अगले 5 साल मध्य प्रदेश की तस्वीर को अगर समझें तो मोहन यादव के रूप में होती हुई दिखाई देगी? देखिए, निश्चित रूप से मोहन यादव के पास संगठन का अनुभव भी है और प्रशासनिक अनुभव भी है। पिछले 3 साल से जिस तरीके से उच्च शिक्षा विभाग को संभाला है और नवाचार किए हैं, उससे साफ जाहिर है कि आप देख सकते हैं कि उससे साफ जाहिर है कि किस तरह से वो आने वाले समय में सत्ता संचालन करेंगे। दरअसल सामने जो लोकसभा चुनाव, मध्य प्रदेश की पिछली सरकार की योजनाएं और विकास, ऐसे 3 महत्वपूर्ण काम हैं जिसको लेकर वो अपनी टीम, जब उनकी मंत्रिमंडल बनेगी तो उसके साथ वो ये काम शुरू करेंगे। लोकसभा चुनाव चूँकि संभवतः मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगी, तो अभी फ़िलहाल उनके पास काम करने के लिए 2 महीने रहेंगे। तो इन 2 महीनों के अंदर वो किस तरह से अपना प्रशासनिक अनुभव के साथ प्रशासनिक कसावट लेकर आते हैं। कई सारे नौकरशाह संभवतः बदले जाएंगे, जो वल्लभ भवन से हमारे सूत्र जिस बात की सुगबुगाहट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासनिक सर्जरियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं। यहाँ भावना एक चीज और समझना होगा हमको कि अब मध्य प्रदेश में खासतौर से डबल इंजन की सरकार की जो बात होती है ना, वो डबल इंजन की सरकार में केंद्र सरकार का किस तरीके से योगदान होता है, इस मंच से आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मौजूद थे,
गृह मंत्री मौजूद थे, संगठन की तरफ से अगर देखें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे और तमाम मुख्यमंत्री थे। और ये संदेश था कि केंद्र की सरकार राज्य के साथ भी है और तमाम योजनाएं जो दिल्ली से चल रही है वो जमीनी स्तर पर पहुंचेंगी, ये बताने का मैसेज भी जो है वो दिया जा रहा है। जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की, वैसे ही दो मुख्य उप मुख्यमंत्री भी आज मध्य प्रदेश की सरकार को मिले हैं। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला की बात करें तो दोनों ही राजनीति में बेहद सक्रिय राजनेता रहे हैं। अगर उनके राजनीतिक सफर की बात करें और उन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गया मध्य प्रदेश की, क्योंकि अब मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं और अच्छी बात यह है कि देखिए जो दो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ में वो उनसे बहुत सीनियर भी हैं। जगदीश देवड़ा की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मंत्रालय में विभागों के हिसाब से देखें तो वो उनको मिल चुका है। शिवराज सरकार में वित्त मंत्री थे, उसके पहले परिवहन मंत्री वो रह चुके हैं और कई और विभाग, महत्वपूर्ण विभाग उनके पास थे। लिहाजा एक अच्छा खासा फाइनेंस के तौर पर अगर समझे तो जगदीश देवड़ा का अच्छा खासा अनुभव है। वो अनुभव का लाभ जो है वो डॉक्टर मोहन यादव को मिलेगा। विंध्य की अगर बात करें, राजेंद्र शुक्ल आते हैं और जिसे कहें कि औद्योगिक क्षेत्र से मध्य प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ना, वो उद्योग मंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश में भावना, और खासकर किस तरीके से मध्य प्रदेश में अगर देखें कि और निवेश को प्रोत्साहित किया जाए, ऐसे कई अनुभव उनके पास हैं। तो ये दो उप मुख्यमंत्रियों के लिहाज से अगर देखें भावना, तो ये भी कहीं ना कहीं उसका लाभ इस पूरी कैबिनेट को मिलेगा। उप मुख्यमंत्री के तौर पर ये दोनों देंगे, डॉक्टर मोहन यादव का पूरा सहयोग करते हुए दिखाई भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री मिल चुके हैं और अभी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में राज्यपाल द्वारा तीनों को शपथ दिलाई गई। और आपको बता दें कि जगदीश देवड़ा, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ग्रहण की है, वे मालवा की राजनीति में बेहद सक्रिय राजनेता और बड़ा दलित चेहरा हैं। वे 8 बार से लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। वह 6 बार से लगातार विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। जगदीश देवड़ा 6 बार से लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। आपको बता दें कि जगदीश देवड़ा ने अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स MA पूरा किया है। तो मालवा एक बड़ा राजनीतिक चेहरा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय से उज्जैन से 1979 में पढ़ाई की। भाजपा नेता जगदीश देवड़ा के पास राजनीति का एक अच्छा खासा अनुभव रहा है और जैसा हमारे संवाददाता ने भी कहा कि वो काफ़ी वरिष्ठ नेता रहे हैं। और आपको बता दें कि MP मल्हारगढ़ सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है और उनकी अहम राजनीतिक यात्रा और राजनीतिक समझ की वजह से ही आज उन्हें मध्य प्रदेश की सरकार में यह अहम जिम्मेदारी दी गई है। वे विक्रम विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्री हासिल की। भाजयुमो में तमाम जिम्मेदारियां निभाई। राष्ट्रीय कार्य समिति में भी वे रहे। देवड़ा उमा भारती की सरकार से लेकर शिवराज सरकार तक मंत्री पद पर रहे हैं। 1990 की बात करें तो वह विधानसभा चुनाव जीतकर जगदीश देवड़ा पहली बार विधानसभा में उन्होंने कदम रखा। 1993, 1998, 2003, 2008, 2013 और 2018 और लगातार 2023 में भी वे राजनीति में सक्रिय रहे। 2003 में उमा भारती के नेतृत्व में भाजपा सरकार में वे मंत्री बने। उन्हें शिवराज सरकार में भी कई बड़े मंत्रालयों का जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें गृह, श्रम, परिवहन, जेल और वित्त मंत्रालय जैसे बड़े विभाग शामिल हैं। जगदीश देवड़ा की पढ़ाई की बात करते हैं तो उन्होंने MA और LLB की पढ़ाई की है और दोनों में ही उन्हें डिग्री हासिल है। उनके परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी समेत 2 बेटे हैं उनके। जगदीश के पिता का नाम गेंदालाल देवड़ा है और उनका जन्म 1 जुलाई 1957 को मध्य प्रदेश के नीमच में हुआ था। वे पेशे से एक वकील और समाज सेवी हैं। और अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव की राजनीतिक सफ़र जो है वो काफ़ी सक्रिय रहा है। 1984 की बात करें तो ABVP के साथ वे जुड़े रहे। 1988 में वे ABVP मध्य प्रदेश के प्रदेश सहमंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहे।
तो डॉक्टर मोहन यादव का भी जो राजनीतिक करियर है वो बहुत ही सक्रिय रहा है। एक साधारण व्यक्ति के तौर पर उन्होंने संगठन में काम किया, एक कार्यकर्ता के तौर पर वो लगातार संगठन के साथ जुड़े रहे और 1993 से 1995 की बात करें तो वे आरएसएस उज्जैन नगर के सहखंड के कार्यवाह रहे। अगर आगे बढ़ें तो 1996 में आरएसएस के खंड और नगर कार्यवाह रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के विभिन्न पदों को उन्होंने संभाला है। 1997 में उन्होंने भाजयुमो की प्रदेश कार्य समिति के वे सदस्य रहे हैं। 1999 की तरफ चले तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के उज्जैन संभाग के वे प्रभारी रहे हैं। वहीं 2000 से 2003 की बात करें या फिर 2004 की बात करें तो वो भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे हैं। 2004 से 2010 तक वे उज्जैन विकास परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। 2011 से 2013 तक मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। 2013 से 2016 तक वे अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक रहे हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। आदित्य, आप जुड़ चुके हैं मुख्यमंत्री के परिवारजनों से। आप उनसे पूछिए कितना उत्साह का माहौल है, कितने खुश हैं वो आज। बिल्कुल, उनके चेहरे की खुशी बता रही है। मोहन यादव जी की बहन है कलावती जी हमारे साथ मौजूद हैं। कितना बड़ा क्षण आज परिवार के लिहाज से अगर देखें, मोहन यादव जी शपथ ले रहे थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है और उनकी विशेषता है कि किसी छोटे से कार्यकर्ता को कब वो बड़ा दायित्व दे दे उसके कार्यों का आकलन करते हुए, तो निश्चित रूप से पद मायने नहीं रखता है। उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है और निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी मिलने पर जैसे सारे कार्यकर्ता प्रसन्न हैं, समाज में सब लोग प्रसन्न हैं, हम लोग भी स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हैं। परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। मध्य प्रदेश का अब पूरा जो जनता है वो पूरा परिवार मोहन यादव जी का हो चुका है। परिवार, उनके परिवार का सहयोग किस तरीके से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में उनको मिलने वाला है? बिल्कुल सही बात है। एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो पीछे से पूरे परिवार का सहयोग होना ही चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार का भी सहयोग उनको है और निश्चित रूप से सबका सहयोग। और भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति महत्व नहीं रखता, पूरी पार्टी महत्व रखती है। टीम वर्क होता है, सब लोगों का सहयोग रहता है, सपोर्ट होता है और रीति नीति तो सिद्धांत तो है। क्या कभी परिवार ने सोचा था, जब वो घर से निकले थे विधायक दल की बैठक के लिए, तब वो केवल विधायक थे, भोपाल पहुंचे, तीसरी पंक्ति में थे और मुख्यमंत्री के तौर पे नाम आ गया, क्या कभी परिवार ने सोचा था? नहीं, हम भी जैसे स्वाभाविक रूप से सारे लोग टीवी देख रहे थे कि आज विधायक दल की बैठक है, देखते हैं किसको क्या दायित्व मिलता है, वैसे ही हम भी बैठे थे। जैसे ही नाम आया तो निश्चित रूप से पहली बार ही पता लगा कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है। परिवार में किस तरीके का उत्साह? हाँ, स्वाभाविक है सारे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, काफ़ी समय से, हमारे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को अच्छे से समझते हैं और स्वाभाविक रूप से सारे समाज में सभी को खुशी है। हम इंडिविजुअली पूरे मध्य प्रदेश से आजकल टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो क्लिपिंग देख रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग माहौल है, खुशी का माहौल है, तो हम भी प्रसन्न हैं सब। एक आखिरी सवाल मुझे पता है आपको जाना है, आप उनकी बहन हैं और मध्य प्रदेश में जो इससे पहले मुख्यमंत्री रहे, तमाम बहनें मध्य प्रदेश में वो कहती भाई बहन का रिश्ता रहा है, क्या अब वही रिश्ता मोहन यादव जी मध्य प्रदेश की बहनों के साथ निभाने वाले हैं? देखिए, ये बात सिर्फ मध्य प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता, यशस्वी नेता, वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, अनेक पदों पे रहे, माननीय शिवराज जी हो, चाहे आप मोहन जी की बात करो या पूरी भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, तो हमारी बहनों को ये हमारी पार्टी संस्कारों वाली पार्टी है, संस्कृति वाली पार्टी है, सनातन पार्टी है और हमारे सनातन धर्म में और संस्कृति में महिलाओं का विशेष दर्जा है, विशेष सम्मान है और महिला सशक्तिकरण के लिए चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारी उज्ज्वला योजना हो, महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या 33% आरक्षण देकर जो महिलाओं को सशक्त बनाया है, महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया है। मध्य प्रदेश की सरकार में भी माननीय शिवराज जी ने
लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, स्थानीय निकाय में 33% आरक्षण देने का काम हो, जितनी भी योजनाएं जो हम सब जानते हैं, महिलाओं को सम्मानित करने का, सशक्त बनाने का, उनके स्वाभिमान को जगाने का एक काम किया है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता जी आदित्य, तो बेहद ही उत्साह है और हमें दिख रहा है कि किस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव की बहन जो कलावती हैं वो ये कह रही थी कि अब जो नया मुख्यमंत्री मिल चुका है डॉक्टर मोहन यादव, यानी कि उनके भाई के तौर पर मध्य प्रदेश को वे जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे और मध्य प्रदेश की जनता पर उनका पूरा भरोसा है और आने वाले जो 5 साल हैं डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार विकास करेगा। और अब आपको बताते हैं राजेंद्र शुक्ला के बारे में। राजेंद्र शुक्ला जिन्होंने आज दूसरे उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से आते हैं। वे विंध्य क्षेत्र के कद्दावर नेता और बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। इसके साथ ही शुक्ला को शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी भी माना जाता है। शुक्ला की पकड़ विंध्य की राजनीति में बेहद मजबूत मानी जाती है। साथ ही आपको बताएं कि रीवा सीट से जीतकर राजेंद्र शुक्ला लगातार 5वीं बार विधायक बने हैं और राजेंद्र शुक्ला का राजनीतिक सफर की बात करें तो वो 1986 में शुरू हुआ और आज वो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की है। जब वे अपनी पढ़ाई के दौरान इंजीनियरिंग कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए तब उन्होंने 1998 के विधानसभा चुनाव में विधायकी के लिए पहली बार अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वे 1394 वोटों के करीबी अंतर से चुनाव हार गए। जिसके बाद 2003 में राजेंद्र शुक्ला एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरते हैं और 2003 में उनको जीत हासिल होती है। उन्होंने 1998 की हार का बदला लेते हुए तत्कालीन विधायक पुष्पराज सिंह को हराया साल 2003 में और अपने पहले ही कार्यकाल में उन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया गया। साल 2003 के बाद 1998 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और फिर 2003 में उन्होंने वापसी की और मध्य प्रदेश सरकार में आवास और पर्यावरण राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने पदभार संभाला। और इसके बाद साल 2008 की बात करें तो 2008 में विधानसभा चुनाव में राजेंद्र शुक्ला ने एक बार फिर से जीत हासिल करी और इस बार उन्हें ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय सौंपकर प्रमोट किया गया। तो 2003 और 2008 में लगातार उन्हें जीत मिली। साल 2013 के चुनावों की बात करें तो जीत के साथ ही राजेंद्र शुक्ला के ऊपर दारोमदार बढ़ता गया। इस बार उन्हें उद्योग नीति और निवेश संवर्धन मंत्री के रूप में जगह मिली। तो साल 2003 और फिर 2008 और फिर साल 2013, साल 2013 में वे जनसंपर्क मंत्री और मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष रहे। और साल 2018 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर शुक्ला लगातार 4थी बार विधायक बने। उनका जन्म 3 अगस्त 1964 को रीवा में हुआ था। तो साल 2003 से वे सक्रिय राजनीति में हैं और 4 बार विधायक पद की उन्होंने पदभार संभाल चुके हैं। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने सरकारी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की है उन्होंने और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा से सिविल इंजीनियरिंग में वे डिग्री हासिल कर चुके हैं। तो मध्य प्रदेश को राजेंद्र शुक्ला के तौर पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर आज उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। आज आइए आपको फिर से लिए चलते हैं भोपाल, जहां इस समय हमारे संवाददाता आदित्य के साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय दास मौजूद हैं। आदित्य, अभी हम राजेंद्र शुक्ला की बात कर रहे थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। जी हाँ आदित्य। बिल्कुल भावना, विजय दास जी मेरे साथ हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, देखते आए हैं और जिसे कहें कि किस तरीके से कई मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल को उन्होंने देखा है। विजय दास जी, एक लंबा अनुभव आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा है। इसी लाल परेड ग्राउंड, यही मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, यही जमहूरी मैदान होते थे जहाँ पर कई मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है। आज का दिन कितना ऐतिहासिक आप मानते हैं? निश्चित रूप से 50 वर्षों के पत्रकारिता के सफ़र में हमने पहली बार ये महसूस किया है कि मध्य प्रदेश में या देश में जो परिवर्तन की लहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई है, उसके पीछे जो अवधारणा छिपी हुई है वो यह है कि पहले तो
इस देश में जो 65% युवा हैं, युवा शक्ति जो है, उस शक्ति का महत्व क्या है, इसको स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा कि पहली बार के विधायक को राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दिया। मध्य प्रदेश में जो व्यक्ति तीसरी कतार में बैठा हुआ, उसे उस समय तक मालूम ही नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाला है। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर ये अपेक्षा की है कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा की जो रणनीति है, उसके प्रति उन्होंने अपेक्षा जाहिर की है कि नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी और खासकर जो संघ की पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं, जो डाउन टू अर्थ हैं, मतलब आपको आश्चर्य होगा कि मोहन यादव का जो कैरियर है वो किस तरह एक मजदूर परिवार की ज़िंदगी से शुरू होकर यहाँ तक शिखर तक पहुँचता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता और उनका, ऐसा नहीं कि वो संपन्न नहीं है, आज की तारीख में सब कुछ है, लेकिन जो पार्टी के प्रति, विकास के प्रति, प्रदेश के प्रति जो कर्मठता है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने जो इनको मौका दिया है, मैं सोचता हूँ इससे मध्य प्रदेश का काफ़ी भला होगा। सर, प्रशासनिक तौर पर समझे, मुख्यमंत्री का पद पे बैठकर प्रशासनिक तौर पर काम करना का अनुभव भी अगर देखें, क्या आपको लगता है, क्योंकि एक उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने अपना एक कार्यकाल अच्छा खासा किया है जी, क्या आप समझ पा रहे हैं मोहन यादव के अगले 5 सालों को मध्य प्रदेश के प्रशासनिक तौर पर अगर देखें? मैं समझता हूँ जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आए थे तो उनको एक भी दिन प्रशासन का अनुभव नहीं था। बिना अनुभव के, ठीक है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 बार रहे हों, लेकिन प्रशासनिक अनुभव उनको नहीं था और वो आए और 18 साल चल गए, 16 साल चल गए। तो मैं समझता हूँ ये व्यक्ति, अनुभव भी है इसको, और इस व्यक्ति में समझ इस बात की है कि गरीब क्या है और गरीब के दर्द क्या होते हैं, ये सरकार को समझना होता है। और ये लाल फीताशाही से मुक्त होने के लिए प्रधानमंत्री ने एक ऐसे व्यक्ति को अवसर दिया है जिससे उनका गरीब, उनका किसान, उनका नारी शक्ति और युवा शक्ति, ये 4 जातियां जो प्रधानमंत्री ने बताई है, शायद उस वर्ग को अच्छा लाभ मिलेगा और मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, विकास के सहित बढ़ेगा। ये अपेक्षा करना गलत नहीं होगा। इस मंच पे आज प्रधानमंत्री मौजूद थे, गृह मंत्री मौजूद थे और तमाम पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। कितना बड़ा मैसेज होता है ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए, देश के लिए, कि एक मुख्यमंत्री जब शपथ ले रहा हो और ये पूरी टॉप लीडरशिप मौजूद हो, डबल इंजन की सरकार के मुखिया मौजूद हो, अगर केंद्र के सरकार के मुखिया की बात की जाए तो वो मौजूद हो। इसका मतलब तो यही हो रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता को वो संदेश देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो आस्था प्रकट की, जो विश्वास प्रकट किया है, वो विश्वास कभी टूटेगा नहीं। डबल इंजन की सरकार है, मतलब मध्य प्रदेश को जो चाहिए केंद्र से वो पूरा का पूरा वित्तीय सहायता, जो भी विकास का मामला होगा उसमें प्रधानमंत्री का पूरा 100% समर्थन रहेगा। ये संदेश देने की कोशिश इस मंच से की गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस समय अब जो आवश्यक है, विपक्ष की भूमिका सशक्त होनी चाहिए ताकि वो मुद्दों को ठीक से रख सके। लेकिन विपक्ष बहुत कमजोर है। मैं मीडिया के दोस्तों से कहना चाहूँगा कि वो समालोचना की अपनी भूमिका में डॉक्टर मोहन यादव का सहयोग भी करें और उनको आगे बढ़ाने में। भावना, एक महत्वपूर्ण सवाल मुझे लगता है, बहुत संक्षिप्त में सर, बहुत संक्षिप्त में, कैबिनेट का स्वरूप किस तरीके से होगा? कैबिनेट का स्वरूप संतुलित होना चाहिए और होगा, मुझे ऐसा लगता है संतुलित होना चाहिए और होगा। ये आदित्य, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय बौकिल भी जुड़ चुके हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। आज मध्य प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री मिला है और 2 उप मुख्यमंत्री मिले हैं। किस तरीके का ये संदेश जाता है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो ये डबल ट्रिपल विकास करेगी और आगे के 5 साल अगर देखे जाएं तो डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है? देखिए, आज जिस तरह शपथ ग्रहण हुआ है नए मुख्यमंत्री का और 2 मुख्यमंत्रियों का, ये मध्य प्रदेश में नए युग की शुरुआत है, क्योंकि बिल्कुल नए फ्रेश चेहरे हैं, नए चेहरे हैं और लंबे समय से जिस तरह से काम चल रहा था उसमें एक नया उत्साह और नए खून का संचार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी ने जिस तरह से नए चेहरों को मौका दिया इस बार मुख्यमंत्री के रूप में सभी राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश सहित, तो इसका सीधा संदेश ये है कि जो डबल इंजन की सरकार है, जो केंद्र सरकार चाहती है और जो राज्य सरकार को करना है, वो दोनों मिलकर के अपना काम बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं, जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं, प्रदेश का विकास कैसे कर सकते हैं, इस काम को कैसे तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, ये संदेश देने की कोशिश है। जी,
अजय जी, ये ज़रूर है कि तीनों राज्यों में जो नाम आए वो चौंकाने वाले थे, लेकिन अगर राजनीतिक करियर के हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टर मोहन यादव हों, जगदीश देवड़ा हों या राजेंद्र शुक्ल हों, तीनों का राजनीतिक करियर जो रहा है वो काफ़ी सक्रिय रहा है। कार्यकर्ता के तौर पर वो लगातार संघ के साथ जुड़े रहे हैं, संगठन के साथ जुड़े रहे हैं और उनका जो राजनीतिक सफ़र है उसमें उन्होंने कई पड़ाव देखे हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये चेहरे बाकी लोगों के लिए नए हो सकते हैं, लेकिन जहां तक संघ में की बात है या भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो यहाँ पर ये चेहरे पुराने हैं और काफी समय से लोग काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि ये लोग लाइमलाइट में उस तरह से नहीं रहते जिससे बाकी लोग रहते हैं, या जो शीर्ष पदों पर रहते हैं उनका स्वाभाविक से उनको ज्यादा मीडिया कवरेज मिलता है या लोग भी ज्यादा दिखते हैं वो। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग काम पहले से कर रहे हैं उनका कोई योगदान नहीं है या उनका कोई महत्व नहीं है। ये लोग खामोशी से अपना काम कर रहे थे और दरअसल इस काम का ही एक तरह से उनको प्रतिफल मिला है, अपनी निष्ठा का प्रतिफल मिला है, अपनी लगन का प्रतिफल मिला है कि उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की सौंपी गई है। जगदीश देवड़ा जी तो वित्त मंत्री थे प्रदेश के, तो और दलित समाज से आते हैं। इस पूरे जो इस तरह का आयोजन हुआ है इसमें यह है कि कई समीकरण में साधने की कोशिश है। देवड़ा जी दलित समाज से आते हैं, वित्त मंत्री रहे प्रदेश के, और उनका लाभ जो है उनके अनुभव का इस बार मिलेगा। हो सकता है शायद उनको वित्त मंत्रालय उनके पास बना रहे। राजेंद्र शुक्ल जी जो है वो भी पहले मंत्री रहे हैं काफी लंबे समय तक, विंध्य प्रदेश से आते हैं, ब्राह्मण समाज का चेहरा है। तो वो ये भी कोशिश है कि सभी वर्गों को, समुदायों को भी जो है एक संदेश देने की कोशिश है कि भाई इस मंत्रिमंडल में सभी का समान रूप से और उतना ही महत्व के साथ प्रतिनिधित्व होगा। साथ ही अजय जी, हमने देखा था कि जब भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था तो उन्होंने किसान, महिलाएं, रोजगार, छात्र, इन पर केंद्रित रखा था अपना संकल्प पत्र। अगले जो 5 साल होंगे उसमें कौन कौन से मुद्दों पर सबसे पहले काम करना होगा डॉक्टर मोहन यादव को और कैसे उनको एक एक करके अपने पड़ाव को आगे बढ़ाना होगा। और हम ये भी नहीं भूल सकते कि 2024 भी पास है, आम चुनाव भी पास है, तो उनके पास जिम्मेदारी डबल है। देखिए, मोहन यादव जी की सबसे पहली चुनौती तो आगामी लोकसभा चुनाव ही है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार लक्ष्य रखा है कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का है। तो पिछले चुनाव के अंदर जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी उसको बीजेपी 28 सीटें जीती और 1 सीट जो है चंदमड़ा की फिर भी वो हारी थी। तो इस बार पार्टी का लक्ष्य है कि सभी 29 सीटें कैसे जीती जाए, इसके लिए क्या रणनीति बनानी होगी, कैसे जनता का विश्वास, कैसे मतदाता का विश्वास अर्जित करना है, ये उनको तय करना पड़ेगा और उसी हिसाब से प्रत्याशियों का चयन होगा और प्रचार की रणनीति बनेगी। निश्चित रूप से इस चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़ा चेहरा होंगे, सबसे बड़ा मुद्दा भी होंगे, लेकिन उस मुद्दे के अनुकूल जो नतीजा देना है इसकी जिम्मेदारी मोहन यादव जी की होगी और मेरे ख्याल से इसी संदर्भ में वो काम करेंगे, इस दिशा में काम करेंगे। जी अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आदित्य जी, अजय जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। भोपाल से हमारे संवाददाता आदित्य भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं। आदित्य, हमने हमेशा से देखा था, ये नारा चलता रहा था मध्य प्रदेश चुनाव में कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीब रहा है। वो हमने जनसभाओं में देखा है, उनके वक्तव्यों में सुना है, उनके उद्बोधन में सुना है। आज जब भाजपा की प्रचंड जीत के बाद मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिला है, तो कौन कौन से ऐसे कार्य होंगे जो डॉक्टर मोहन यादव की नई सरकार को करने होंगे? भावना, ये सवाल मैं विजयदास जी से ही पूछ लेता हूं, क्योंकि वो अगर बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सर, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, ये स्लोगन के साथ बीजेपी आगे बढ़ी इस पूरे चुनाव में, और अब अगले 5 साल मोहन यादव के सामने किस तरीके की चुनौतियां होंगी, कौन से वो बड़े काम होंगे जिनको मोहन यादव प्राथमिकता के तौर पर करना चाहेंगे? एमपी के मन में मोदी ही सबसे बड़ा कारण था, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की जनता ने, राजस्थान की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने बम्पर मतों से इनको जिताया है। इसलिए अब डॉक्टर मोहन यादव से प्रधानमंत्री जो अपेक्षा करना चाहेंगे उसमें सबसे पहला उनका जो मूल मंत्र है वो ये है कि भ्रष्टाचार रहित, भ्रष्टाचार, जीरो भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस। जैसा कि पूर्व की सरकार ने ये कहा कि हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार में रखेंगे, लेकिन रख नहीं पाए, बड़े बड़े नौकरशाह भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं
कि डॉक्टर मोहन यादव भ्रष्टाचार को कहीं भी जगह नहीं देंगे। भ्रष्टाचार में जुड़े हुए जितने लोग हैं उनकी जांच भी करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो चाहे वो कितना बड़ा भी नौकरशाह हो, चाहे वो ऊर्जा विभाग का हो, चाहे वो लोक निर्माण विभाग का हो, कितना भी बड़ा नौकरशाह हो, यदि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसको जेल भेजने की कार्रवाई की अपेक्षा प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से की होगी। बिल्कुल बिल्कुल की होगी। सर एक चीज़ और, 2 डिप्टी सीएम आए हैं, दोनों मोहन यादव से अनुभवी हैं देखा जाए तो। जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री रहे हैं, अजय वोकिल जी हमारे साथ बने हुए हैं, वो यही बता रहे हैं कि इनका लाभ मिलेगा। उद्योग मंत्री रह चुके हैं राजेंद्र शुक्ल। और मध्य प्रदेश में अगर मध्य प्रदेश किसी राज्य को आगे बढ़ाना है तो उद्योगों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, वित्त का प्रबंधन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इन दोनों के पास अच्छा अनुभव है इसका। कैसे इस जोड़ी को आप देखेंगे जिसका लाभ मोहन यादव को भी मिलेगा? मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार ही डाउन टू अर्थ मुख्यमंत्री, डाउन टू अर्थ वित्त मंत्री, जगदीश देवड़ा को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया है, और उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि एक दलित समाज जो है उसका भारतीय जनता पार्टी और देश के विकास में बड़ा योगदान है, उसका भी उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है। इसलिए उन्होंने जगदीश देवड़ा जैसे अनुभवी मंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया है, जिसका मतलब ही यही है कि मुख्यमंत्री इन लोगों के सहयोग से एक अच्छा काम करेंगे। राजेंद्र शुक्ला विंध्य के क्षेत्र में सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। मतलब प्रधानमंत्री ने ये भी संदेश दिया है कि कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति ये ना सोचे कि हम सिर्फ दलित या आदिवासी वर्ग के कारण ही राजनीति में सत्ता में आए हैं। उनको ये भी आभास कराया कि सामान्य वर्ग का भी आदमी उतना ही महत्वपूर्ण है, बशर्ते वो अनुभवी हो, बशर्ते वो प्रदेश के विकास में अपना अच्छा योगदान कर सकता हो, बशर्ते वो अनुभवी हो। तो मुझे लगता है कि राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा जी दोनों मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही कारगर उप मुख्यमंत्री साबित होंगे। सर 2-3 फैक्टर हैं, मालवा निमाड़ हो गया, अभी अगर 3 लोगों में देखें, ग्वालियर चंबल नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाने की बात चल रही है, उसके अलावा विंध्य की बात करें, जैसा आप बता रहे राजेंद्र शुक्ल वहां से आते हैं, महाकौशल अभी बच रहा है। तो क्या ये माने, हालांकि महाकौशल में बड़े नाम है, प्रहलाद पटेल का एक नाम हम मान सकते हैं महाकौशल से, और कुछ आदिवासी क्षेत्र भी महाकौशल में आते हैं, तो क्या महाकौशल को भी प्रतिनिधित्व अच्छा खासा मिलने की संभावना बनती है आपको? हमें लगता है कि प्रहलाद पटेल को प्रधानमंत्री के निर्देश यदि मिलेंगे तो उस निर्देश का वो इस तरह अवहेलना नहीं कर पाएंगे जिस तरह की दूसरे नेता दूसरे एंगल से करते हैं कि हमारी बहनें हमको छोड़ रही हैं या हमारी बहनें हमसे नाराज़ हो रही हैं। ऐसा नहीं है, ये तो पार्टी का निर्णय है। उस निर्णय को पालन करने के लिए यदि प्रधानमंत्री जैसे लोगों को शामिल किया जाता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज जाएगा महाकौशल में कि उन्होंने प्रहलाद पटेल और ओबीसी, जो जिस प्रकार से ओबीसी की बात ये करते हैं, तो महाकौशल के अलावा भी पूरे प्रदेश में ओबीसी को इसका लाभ मिलेगा और उनके अनुभव का भी लाभ मिलेगा। और मैं सोचता हूँ, जहाँ तक आपने एक और सवाल किया कि उस इलाके में आदिवासी इलाके भी आते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते से हार जरूर गए हैं और पुराने मंत्री वहाँ पे बिसाहूलाल सिंह जीते जरूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ जिस तरह ये नया बदलाव कर रहे हैं तो युवाओं का जो प्रतिनिधित्व आदिवासियों में होगा उसमें से इनका चयन कर। सर एक विपक्ष जो है, देश का विपक्ष जो है, वो भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाता है कि ये आदिवासी विरोधी पार्टी है, ओबीसी विरोधी पार्टी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री देना, मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा एक बार फिर लाना, बदल के लाना लेकिन ओबीसी चेहरा लाना, क्या एक बहुत बड़ा मैसेज देश भर में जाएगा इन चीज़ों से? हाँ, मुझे लगता है विपक्ष जो जिस तरह आरोप लगा रहा है वो राजनीति करने के लिए लगा रहा है, लेकिन धरातल में सच्चाई में जाकर जब आप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह के निर्णयों को आप ध्यान में रखें तो देखिए, राष्ट्रपति का चयन आप देखिए, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का चयन छत्तीसगढ़ में, फिर राजस्थान में देखिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम सिर्फ ST SC के साथ ही, उन्होंने कहा हम पूरे देश के साथ हैं। आज मध्य प्रदेश में ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया जाना, मतलब ये मुझे लगता है सर्वहारा वर्ग का जो दृष्टिकोण एक विकास के प्रति होना चाहिए, वो दृष्टिकोण। ठीक बात आदित्य। आदित्य आप हमारे साथ जुड़े रहिए विजय दास जी के साथ, कहीं ना कहीं दिख रही है। जी आदित्य आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, मैं यहाँ आना चाहूंगी कि 200 में से 163 सीटों पर तो आपने बम्पर जीत हासिल कर ली, अब है लोकसभा की 29 सीटें
जो साधने की कोशिश होगी। हमेशा से ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं आपकी गारंटी हूं, और प्रधानमंत्री ने की ये जो गारंटी है वो सक्सेसफुल भी साबित हुई है। ये हमने चुनावों में प्रचंड जीत के जरिए हमने देखा है, चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा तब लाया गया हो सामने या नहीं लाया गया हो, प्रधानमंत्री ने अपने बलबूते गारंटी दी है। तो अब जब लोकसभा चुनाव 2024 सामने खड़ा है, तब इन तीन जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, और साथ ही केंद्र सरकार के साथ किस तरीके का समन्वय बिठाना होगा ताकि ये जो 29 सीटें भी हैं उस पर भी जीत हासिल हो भाजपा को। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मोहन यादव जी पर पहली जिम्मेदारी तो लोकसभा चुनाव जिताने की होगी, और पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। 29 में से 28 सीटें जीतकर केवल एक सीट जो है वो बीजेपी नहीं जीत पा रही है पिछले कई सालों से, और वो बड़ी चुनौती है छिंदवाड़ा की, जहां से कमलनाथ पहले सांसद रहे और उसके बाद उनके बेटे पिछले चुनाव में सांसद थे। हमें एक चीज और ध्यान रखना होगा कि पिछले चुनाव के अंदर कांग्रेस ने सीट मात्र 37,000 वोटों से जीती थी। अगर बीजेपी और थोड़ी मेहनत करे तो ये सीट इस बार जीती जा सकती है। इसमें बहुत मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते कि सही रणनीति और मेहनत से काम किया जाए तो। जी, साथ ही अजय जी गारंटी। जी अजय जी, हाँ, दूसरी बात यह है कि मोदी जी की गारंटियों को पूरा करना। मोदी जी की गारंटी क्या है? मोदी जी की गारंटी यह है कि भाई वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और समय सीमा में करके दिखाते हैं। मोहन यादव जी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही हुआ कि जो भी पार्टी के वादे हैं, संकल्प पत्र में जो भी कुछ कहा गया है, वो समय पर और पूरी क्षमता के साथ लोगों तक उसका फायदा पहुंचाया जाए, ये मोदी जी की गारंटी है। तो उसको मध्य प्रदेश में उस पर अमल करने की जिम्मेदारी मोहन यादव जी की होगी, और मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र से उनको पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा मार्गदर्शन भी मिलेगा। इसमें किसानों की भलाई की बात है, महिलाओं की भलाई की बात है, युवाओं की भलाई की बात है, अब मध्य प्रदेश को विकास की राह में आगे ले जाने की बात है। तो ये अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर अलग अलग तरीके से, चाहे आर्थिक सहयोग हो, चाहे मार्गदर्शन हो, या और भी किसी तरह की बात है, वो केंद्र से मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये खुद उनकी पसंद है, तो इसमें कोई टकराव होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अजय, साथ ही साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को तो शपथ ग्रहण हो चुकी है, लेकिन मंत्रिमंडल के बारे में अभी भी जानकारी जो है वो हासिल नहीं की गई है। हालांकि नारी शक्ति वंदन विधेयक को पास किया गया, और ये कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि मंत्रिमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो अगर मंत्रिमंडल देखें, अगर कैबिनेट देखें मध्य प्रदेश की, तो किस तरीके का वहाँ समन्वय होना चाहिए ताकि ये कैबिनेट अपने आप में विकास की गति को और आगे बढ़ाए? देखिए, कैबिनेट में कौन से चेहरे होंगे इसके बारे में तो अभी हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल मुझे लगती है कि इसमें सभी तरह के समीकरणों को साधा जाएगा। संतुलन को, क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन, जो लैंगिक संतुलन और विकास की दृष्टि से जो है वो वाला, तो इन सब समीकरणों को ध्यान में रख करके ही मंत्रिमंडल गठन होगा। आपने नारी शक्ति अधिनियम की बात की, इस बात की भी पूरी संभावना है कि महिलाओं को मंत्रिमंडल में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। अब कितना मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन पहले की तुलना में ज्यादा महिलाएं हमें इस मंत्रिमंडल में दिख सकती हैं, क्योंकि काफी महिला विधायक जीत करके भी आई हैं। उनमें से कुछ ऐसी जिनके पास मंत्री के रूप में काम करने का अनुभव भी है, तो हो सकता है उनको भी शामिल किया जाए इसके अंदर। और क्षेत्रीय संतुलन तो रहेगा ही। मध्य प्रदेश से चूंकि मुख्यमंत्री हैं, तो महाकौशल और दूसरे क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को जो है ज्यादा मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। कई पुराने चेहरे भी आ सकते हैं, जैसे प्रहलाद पटेल की बात हुई अभी, या कैलाश विजयवर्गीय की बात हुई, जिनके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है, उनको भी जगह मिल सकती है। अब ये इस पर निर्भर करता है कि अंत तक फार्मूला क्या तय होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इन सारे समीकरणों को ध्यान में जरूर रखा जाएगा। जी, यहाँ मैं आदित्य के पास जाना चाहूंगी। आदित्य, हमेशा से पार्टी ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया है, नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी पर विश्वास किया, और इसी के ज़रिए हमको दिखा है कि पार्टी में एकजुटता हमेशा से लगातार दिखती रही है, और इसी का नतीजा है कि चुनावों में भी जीत नज़र आ रही है, चुनावों में भी आपको सक्सेस नज़र आ रही है। अब जब आगे की कार्यप्रणाली की बात करें मध्य प्रदेश की, तो डॉक्टर मोहन यादव की आगे की रणनीति किस तरीके की चलेगी, और वो अपने पूरे मंत्रिमंडल को किस तरीके से आगे बढ़ाकर विकास की ओर आगे अग्रसर होने का प्रयास करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली है भावना।
और मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो पिछले साल 2014 से अगर देखें तो डबल इंजन की सरकार जब से मध्य प्रदेश में रही है तो केंद्र की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन बहुत बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश ने कई मायनों में किया है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो आवास योजना हो, जनधन योजना हो, ये तमाम वो बड़ी योजनाएं थी जिनका पालन मध्य प्रदेश में बहुत ग्राउंड लेवल तक जाकर हुआ है। उन योजनाओं का प्रधानमंत्री अन्न योजना हो, किसान योजना हो, इनका ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से होता रहे, मैकेनिज्म ठीक तरीके से चलता रहे, ये एक चुनौती मोहन यादव के सामने होगी। और मोहन यादव चाहेंगे भी कि वो बेहतर तरीके से, जिस तरीके से अभी चल रही थी उसी तरीके से या उससे और बेहतर तरीके से जो है वो चलती रहें। विजय दास जी, केंद्र की योजनाएं जिस तरीके से 2014 से अब तक अगर पूरा देखें मध्य प्रदेश के सिनेरियो को, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही थी और ये परिणामों में दिख रहा है। अभी जो 163 सीट इस बार आ रही हैं, ये परिणामों में दिख रहा है। कितना बड़ा अब मोहन यादव के सामने लक्ष्य होगा कि उनको पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर, या जो कहें कि बीजेपी कहती है ना अंत्योदय की बात करती है, वो अंत्योदय तक पहुंचे, ये कितना बड़ा टारगेट होगा? ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे ज़्यादा पैसा केंद्र ने डबल इंजन की सरकार होने का मध्य प्रदेश में दिया और 2014 से लेकर आप लगातार देखें मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें हैं, उसको देखकर लोग समझते हैं कि विकास हुआ है। और केंद्र की जितनी भी योजनाएं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जनधन योजना हो, जल हर घर जल, घर घर नल, इस योजना को आप जमीन में जाकर आप उतर कर देखते हैं तो लोगों में एक खुशी की लहर दिखती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणाओं के प्रति जो विश्वास पैदा होता है, उस विश्वास को कायम रखना मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। अब मैं समझता हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव न इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे, उनका सीधा आदित्य प्रधानमंत्री है। जिस तरीके से विजय जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो अवधारणाएं हैं उसको डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को अपने विश्वास लेते हुए विकास की प्रगति को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि मध्य प्रदेश नरेंद्र मोदी के बेहद करीब रहा है और नारा भी था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश। और जिस तरीके से 200 में से 163 सीटों पर भाजपा को प्रचंड जीत हासिल हुई है और आज का ये जो औपचारिक कार्यक्रम हुआ जिसमें नए मुख्यमंत्री की घोषणा हुई और साथ ही उप मुख्यमंत्री तीनों को शपथ ग्रहण जो कराई गई, ये साफ जाहिर करता है कि मध्य प्रदेश की जो डबल इंजन की सरकार है वो अगले 5 साल में जो भी संकल्प पत्र में उन्होंने घोषणाएं की हैं उसको पूरा करेगी। आदित्य, आपका और आपके साथ जो वरिष्ठ पत्रकार है विजय दास, उनका और साथ ही साथ हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं अजय बौकेला, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।